तो हे गाइस, दिस इज सफल बिसेन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा स्फीयर्स का लेक्चर नंबर 14। ठीक, लास्ट लेक्चर तक हम रेडिकल प्लेन पढ़ चुके थे किसी भी दो स्फीयर्स के बीच का। ठीक, आज के लेक्चर में हम रेडिकल लाइन पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद रेडिकल पॉइंट पढ़ेंगे। फिर हमारा पेज नंबर 12 पे जो हमारा सॉल्व्ड एग्जांपल है वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अगर टाइम बचा तो हमारा पेज नंबर 113 पे क्वेश्चन नंबर 3 भी लगाएंगे। ठीक, तो आइए चलिए हेडिंग डालते हैं अब रेडिकल लाइन। ठीक, ठीक, तो रेडिकल लाइन हमारी क्या होती है। देखिए, आपको पहले हम जो है डायग्राम की हेल्प से बताते हैं कि हमारी रेडिकल लाइन होती क्या है, उसके बाद हम जो है इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक, तो लास्ट टाइम तक हम क्या करते थे, रेडिकल प्लेन हमने सीखा था। रेडिकल प्लेन क्या होता था, दो स्फीयर जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक, तो उनसे एक सर्कल क्रिएट होता है। ठीक, और वो जो सर्कल होता है वो किसी प्लेन पे लाई करता है और हम उसी प्लेन को रेडिकल प्लेन कहते थे। ठीक, अब की केस में हम क्या करते हैं, रेडिकल लाइन हमारी तीन स्फीयर से फॉर्म होती है। ठीक, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास तीन इंटरसेक्टिंग स्फीयर्स हैं। ठीक, एक, दो और ये तीन। ठीक है, ये तीन हमारे इंटरसेक्टिंग स्फीयर्स हैं। हमने थोड़ा छोटा बनाया है इसको क्योंकि आपको सेपरेट सेपरेट करके हमको बताना पड़ेगा इसमें। देखिए, इसको हम कर लेते हैं स्पीयर 1, इसको हम कर लेते हैं स्पीयर 2 और इसको हम कह देते हैं स्पीयर 3। ठीक, अभी स्पीयर 1 और स्पीयर 2 को हम अगर कंसीडर करें, ये वाला स्पीयर और स्पीयर नंबर 2। ठीक, तो इन दोनों के बीच हमारा रेडिकल प्लेन जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक, इन दोनों के बीच हमारा रेडिकल प्लेन कुछ इस तरह से आएगा जिसका सर्कल हमारा यहाँ इस प्लेन पे इस तरह से लाई करेगा। ठीक है ना। और अगर हम स्पीयर 1 और स्पीयर 3 को कंसीडर करते हैं तो ये हमारा स्पीयर 1 है, ठीक, और ये हमारा स्पीयर 3 है। ठीक, ऐसे ही डायरेक्शन में। अब ये जो हमारा रहेगा, ये हमारा इन दोनों स्पीयर से रेडिकल प्लेन क्रिएट हुआ। ठीक, और इस प्लेन पे हमारा ये सर्कल आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको क्या कंसीडर करना है यहाँ पे, आपको केवल ये वाला प्लेन, मतलब कि इन दोनों स्पीयर्स का रेडिकल प्लेन और इन दोनों स्पीयर्स का रेडिकल प्लेन आपको कंसीडर करना है। ठीक, तो अगर आप केवल और केवल उन दोनों, मतलब कि आपने एक बार स्पीयर 1 और स्पीयर 2 लिया और एक बार स्पीयर 1 और स्पीयर 3 लिया और दो प्लेन्स आपको मिले। ठीक, अब आप जानते हैं कि इन दोनों प्लेन्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों प्लेन्स आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। ठीक, ये दोनों प्लेन्स आपस में कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है ना। और उन दोनों के इंटरसेक्शन से एक लाइन बन रही होगी। ठीक, ये बात आप मानते हो कि नहीं, है ना। आप चाहे स्पीयर 2 और 3 ले लो एक बार और 2 और 1 ले लो एक बार, तब भी आपका जो है एक लाइन इस तरह की, मतलब दो प्लेन्स आएंगी और वो दोनों प्लेन इंटरसेक्ट करके एक लाइन की फॉर्मेशन कर रही होंगी। ठीक, तो इस तरह से आप कोई भी दो पेयर्स में अगर तीन, मतलब तीन स्पीयर्स अगर इस तरह से हैं तो हम देखेंगे कि उनके जो हमारे ये रहते हैं, उनमें से किसी की भी दो को ले लो और उनपे जो हमारे रेडिकल प्लेन बनते हैं, ठीक, वो हमारे एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ये हमारी लाइन होगी जो कि हमारी ऐसे बोर्ड से बाहर निकल रही होगी इस पॉइंट पे। ठीक, ये एक लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये आपकी लाइन इस तरह से होगी, आपके बाहर की तरफ निकल रही होगी ये वाली लाइन। ठीक है, ऐसे ये जो है ये लाइन ऐसे बाहर निकल रही होगी इस पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि हमने इस और इस प्लेन का रेडिकल प्लेन बनाया, इसका और इसका रेडिकल प्लेन बनाया। ठीक, तो इन दोनों से ये लाइन फॉर्म हुई। अब अगर हम इसका 3 का और 2 का लें तो हमारा 3 और 2 का रेडिकल प्लेन ये बना है,
और 3 और 1 का रेडिकल प्लेन ये बना है, तब भी हमारी यही बाहर वाली लाइन आ रही है। ठीक, इसी तरह से मतलब कि ये पॉइंट पे आपकी एक बाहर निकलती हुई लाइन होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, रेडिकल लाइन, या फिर इसको आप रेडिकल एक्सेस भी कहते हो, और रेडिकल एक्सेस। ठीक, सो आई होप आपको समझ आया होगा कि आपका रेडिकल लाइन या फिर रेडिकल एक्सेस क्या होता है। ठीक, रेडिकल लाइन आपकी तीन, रेडिकल लाइन का कंसेप्ट ही तभी आएगा जब आपके पास तीन इंटरसेक्टिंग स्फीयर्स होंगे। ठीक, और रेडिकल प्लेन का कंसेप्ट कब आएगा, जब आपके पास दो इंटरसेक्टिंग स्फीयर्स होंगे। ठीक है, तो चलिए आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और किसी भी रेडिकल लाइन की हमें इक्वेशन कैसे निकालनी है वो देखते हैं, या फिर इक्वेशन कैसे लिखी जाती है वो देखते हैं। ठीक, तो देखिए रेडिकल लाइन या फिर रेडिकल प्लेन की, रेडिकल लाइन या फिर रेडिकल एक्सेस की जो हमारी डेफिनेशन होती है वो हम इस तरह से लिखते हैं कि रेडिकल प्लेन ऑफ थ्री स्फीयर्स रेडिकल प्लेन ऑफ थ्री स्फीयर्स, ठीक, taken two spheres at a time, radical plane of three spheres taken two spheres at a time passes through one line called radical line। radical line of three spheres। ठीक, देखिए रेडिकल प्लेन्स हमारे तीन स्फीयर की, उनमें से कोई भी दो स्फीयर को की प्लेन्स को अगर हम एक बार में लेते हैं, ठीक, तो वो जिस लाइन से पास हो रही होती है उसी लाइन को हम क्या कहते हैं, हमारी रेडिकल लाइन कहते हैं। ये चीज अभी मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाई भी। ठीक, अब देखिए मान लेते हैं कि आपकी तीन स्फीयर्स की जो इक्वेशन दी है वो किस तरह से दी है, लेट द इक्वेशन ऑफ द थ्री स्फीयर्स of the three intersecting spheres be S1 is equals to 0, S2 is equals to 0, S3 is equals to 0। मान लेते हैं कि आपकी ये तीन स्फीयर्स की इक्वेशन दी है। ठीक, उस केस में जो आपकी रेडिकल लाइन या फिर रेडिकल एक्सेस को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन हो बनेगी, वो आपकी बनेगी देन द रेडिकल लाइन ऑफ स्फीयर 1, 2 and 3 is represented as किस तरह से रिप्रेजेंट करी गई है, S1 is equals to S2 is equals to S3। ठीक, इस तरह से आपका रिप्रेजेंट करा जाएगा रेडिकल लाइन को। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आप ये तो जानते हैं ना कि अगर आपकी ये देखिए यहाँ पे स्फीयर की इक्वेशन S1 is equals to 0, S2 is equals to 0 और S3 is equals to 0 अगर गिवन है, ठीक, तो उस केस में आपका जो रेडिकल प्लेन आता है किसका S1 माइनस S2 का आपका रेडिकल प्लेन, या मतलब स्फीयर 1 और स्फीयर 2 का रेडिकल प्लेन, स्फीयर 2 स्फीयर 3 का रेडिकल प्लेन, और स्फीयर 1 और स्फीयर 3 का रेडिकल प्लेन आपका इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, अब इनमें से आप कोई भी ले लीजिए। ठीक, कोई भी अगर आप दो एक टाइम पे ले लेते हैं तो उन दोनों को अगर हम एक, ये प्लेन की इक्वेशन होगी और ये भी प्लेन की इक्वेशन होगी, इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन को अगर एक साथ लिख देंगे तो हमें रेडिकल लाइन की इक्वेशन आ जाएगी।
इन तीनों स्पीयर्स की। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि आप चाहे ये इन दोनों को लेके एक लाइन की इक्वेशन लिखें, चाहे इन दोनों को लेके एक लाइन की इक्वेशन लिखें, हमेशा वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और वो कौन सी लाइन होगी? इन तीनों स्पीयर्स की रेडिकल लाइन होगी या फिर रेडिकल एक्सिस होगी। ठीक, सो आई होप आपको रेडिकल लाइन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है, पॉज करके आराम से इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो चलिए अब हम चलते हैं रेडिकल पॉइंट की तरफ। ठीक, अगली हेडिंग डालेंगे हम रेडिकल पॉइंट या फिर रेडिकल सेंटर। अभी इस पे आपके क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि रेडिकल लाइन या फिर रेडिकल सेंटर पे क्वेश्चंस आपके किस तरह से आते हैं। ठीक, और आप देख के समझ जाओगे कि क्वेश्चन रेडिकल लाइन पे आया है कि रेडिकल प्लेन पे आया है कि रेडिकल सेंटर पे आया है। ठीक, चलिए हेडिंग अगली रहेगी हमारी रेडिकल सेंटर। ठीक, देखिए अब जैसे कि मान लेते हैं अब की बार 4 स्पीयर्स हैं आपके पास, 1 2 3 और ये 4, और ये चारों इंटरसेक्टिंग स्पीयर्स हैं। ठीक, आपके पास अगर ये चारों इंटरसेक्टिंग स्पीयर्स हैं, ठीक, तो इनमें से आप कोई भी 3 स्पीयर अगर एक टाइम पे लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4। ठीक, अगर आपने 1 2 और 3 लिया, ठीक, ये 3 स्पीयर लिए तो आपको एक लाइन मिली, फर्स्ट लाइन मिली आपकी। ठीक, यानी इन तीनों स्पीयर्स की रेडिकल एक्सिस मिली। अगर आप 2 3 और 4 को लेते हैं तो आपको सेकेंड लाइन मिली। ठीक, यानी कि सेकेंड रेडिकल एक्सिस। अगर आप 3 4 और 1 को लेते हैं तो आपको थर्ड लाइन मिली, थर्ड रेडिकल एक्सिस। ठीक, और अगर आप 2 4 1 को लेते हैं तो आपको क्या मिला? फोर्थ लाइन मिली। ठीक, और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है? नहीं। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास क्या मिली, कितनी लाइंस मिली? 4 लाइंस मिली। वैसे तो जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं तो आप जानते हैं कि 3 लाइंस ही खींचने पे एक पॉइंट आ जाता है। ठीक, बट यहाँ पे चौथी लाइन भी जा रही है। ठीक है, एक्चुअल में आपकी ये जो चारों लाइंस होंगी ना, ये देखिए आपका ये प्लेन्स रहेंगे, इसमें आपको दिखाना मुश्किल है। ठीक, ये प्लेन्स इस तरह से ऐसे बनेंगे और यहाँ पे कोई एक अब की बार पॉइंट आएगा। ठीक, यानी कि रेडिकल प्लेन, दो प्लेन्स को लेके जो लाइन बनेगी, उस लाइन का मतलब काफी ढेर सारी लाइंस में एक लाइन नहीं बनेगी अब की बार। ठीक, क्योंकि 4 स्पीयर्स हैं। ठीक, तो हमारे पास 4 लाइंस बनेगी और उन चारों लाइन जिस पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल सेंटर कहते हैं। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल सेंटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेडिकल सेंटर हमारा क्या होता है। ठीक, इसका भी एकदम सेम उसी तरीके से लिखेंगे, आपको बस अब की बार 4 स्पीयर हो जाएंगे हमारे पास। ठीक, रेडिकल सेंटर की आप जो डेफिनेशन लिख लीजिए। रेडिकल सेंटर of 4 spheres is a point of intersection of 4 radical line
of four spheres taken three at a time. Let the equation spheres P S1 is equals to 0, S2 is equals to 0, S3 is equals to 0 and S4 is equals to 0. ठीक, अब देखिए हमारा जो रेडिकल सेंटर होगा वो किस तरह से दिया जाएगा। द रेडिकल सेंटर ऑफ, किसका रेडिकल सेंटर है, इन चारों स्पीयर्स का। ठीक, द रेडिकल सेंटर ऑफ फोर स्पीयर्स is given by the equation S1 is equals to S2 is equals to S3 is equals to S4। इस इक्वेशन से आपका जो है रेडिकल सेंटर दर्शाया जाता है। ठीक, सो आई होप आपको रेडिकल सेंटर का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रेडिकल सेंटर क्या होता है, रेडिकल लाइन क्या होती है, और रेडिकल प्लेन का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल पे, जो कि हमारे पेज नंबर 112 पे है। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम इसको रब कर देते हैं। ठीक, तो आप ध्यान से देखेंगे पेज नंबर 112 पे आपका एक सॉल्व्ड एग्जांपल है। ठीक, और उसी सेम पैटर्न पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक, एक्सरसाइज का, जो कि पेज नंबर 113 पे है। ठीक, तो हम जो है सॉल्व्ड एग्जांपल को आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बोर्ड पे करा दे रहे हैं। ठीक, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप क्वेश्चन नंबर 3 जो है लगा ले जाओगे खुद से। ठीक, एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आपको खुद से लगाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आपकी पहली बात तो प्रैक्टिस भी मिले पड़ेगी। ठीक, और एग्जाम का कोई भरोसा नहीं, एग्जाम में आपका सॉल्व्ड एग्जांपल भी आ सकता है और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एकदम सिमिलर मैनर का क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज कर दी गई है। ठीक है, तो चलिए आइए लिख लेते हैं हम पेज नंबर 112 पे। ठीक, कौन सा है, सॉल्व्ड एग्जांपल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, ठीक, फ्रॉम विच इक्वल टेंजेंट्स में बी ड्रॉन to the three spheres स्फीयर्स क्या क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहला स्फीयर। दूसरा स्फीयर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4z प्लस 4z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस x प्लस 6y माइनस 4z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये आपका
तीन इक्वेशंस आपके जो है गिवन है स्फीयर्स के। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमें यहां से नहीं समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे क्या निकालें। लोकस तो आएगा, हमें पता है। अब वो लोकस क्या आएगा, रेडिकल प्लेन आएगा कि रेडिकल लाइन आएगा कि रेडिकल सेंटर आएगा, हम कैसे फाइंड आउट करें। ठीक, तो आप जब रेडिकल लाइन की मतलब जो मैंने इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है रेडिकल लाइन को वो लिखवाया था, तो उसमें आप देखिए मैंने तीन स्फीयर की इक्वेशंस को यूज किया था, S1 = S2 = S3, है ना। और यहाँ पे कितनी स्फीयर की इक्वेशन गिवन है, तीन। तो पहली बात तो यहीं से हमें समझ में आ रहा है कि हमें रेडिकल लाइन निकालनी है इन तीनों स्फीयर्स की। ठीक, दूसरी बात हमारी ये आती है कि हमारे पास हमको एक रेडिकल लाइन की नई डेफिनेशन मिल गई। क्या, रेडिकल लाइन हमारा पॉइंट है। ठीक, मतलब रेडिकल लाइन हमारा लोकस ऑफ पॉइंट है, उन पॉइंट का लोकस है जहां से इक्वल टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं उन तीनों स्फीयर्स पे जिसकी वो रेडिकल लाइन है। मान लेते हैं हमारा ये एक स्फीयर है, ठीक, ये एक स्फीयर है और ये एक स्फीयर है, ठीक है ना। और इसका जो है रेडिकल लाइन हमारी ये ऐसे कहीं कुछ होके पास हो रही है। ठीक, तो यानी कि ये जो हमारी लाइन है, 3D में बनाने की कोशिश करता हूं, टाइम शायद थोड़ा सा ले लूं मैं। ठीक, थोड़ा डायग्राम से मैं ये चाहता हूं कि आपको समझ में आए, वरना डायग्राम ऐसे बता दूं और अगर आप वो डायग्राम देख के इमेजिन ना कर पाओ तो फिर वो मजा नहीं आता कि जो है समझ नहीं पाए बनाने के बावजूद, है ना। ठीक, देखिए ये आपके तीन स्फीयर्स, आप आई होप आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह से मैंने 3D में बनाने की कोशिश की है। कि मान लीजिए आपके तीन इंटरसेक्टिंग स्फीयर्स हैं जो कि एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, इन तीनों पे आपने रेडिकल मतलब दो स्फीयर्स एक टाइम पे लेके आपने रेडिकल प्लेन बनाया दो, और उससे बनने वाली लाइन आपकी जो है कुछ इस तरह से आपकी लाइन बनी। ठीक, अब आप ये बात मान रहे होंगे, ठीक, कि ये लाइन आपकी जो है इन तीनों स्फीयर्स को किसी न किसी पॉइंट पे कट कर रही होगी, है ना। ठीक, अब देखिए मान लीजिए ये पॉइंट पे मैंने लिया, इस स्फीयर पे टेंजेंट खींची, इस स्फीयर पे टेंजेंट खींची और इस स्फीयर पे टेंजेंट खींची। ठीक, उसके बाद हमने इसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट लिया इसी लाइन पे, इस स्फीयर पे टेंजेंट खींची, इस स्फीयर पे टेंजेंट खींची, इस स्फीयर पे टेंजेंट खींची। ठीक, फिर से हमने पॉइंट लिया, इस स्फीयर पे टेंजेंट खींची, इस स्फीयर पे टेंजेंट खींची, इस स्फीयर पे टेंजेंट खींची। हम क्या देख रहे हैं कि जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक का है, इस पॉइंट से अगर हम टेंजेंट खींच रहे हैं तो ये डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम आ रहा है। ठीक, फिर अगर हम इस पॉइंट से नाप रहे हैं, ये डिस्टेंस फिर से, ये डिस्टेंस फिर से और ये डिस्टेंस फिर से, मतलब इन तीनों टेंजेंट का डिस्टेंस फिर से सेम आ रहा है। ठीक, तो लोकस ऑफ ए पॉइंट यानी कि इस पॉइंट, इस तरह के जितने भी पॉइंट्स हम ले रहे हैं जहां से हमारा डिस्टेंस सेम आ रहा है इन तीनों स्फीयर्स पे, ठीक, अगर उन पॉइंट को अलग अलग पॉइंट को हम रख रख के कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है, एक ऐसी लाइन मिल जा रही है, और उस लाइन को हम क्या कह रहे हैं, वही हमारी रेडिकल लाइन के फॉर्म में आ रही है। ठीक, यानी कि रेडिकल लाइन हमारी क्या हो रही है, लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच इक्वल टेंजेंट्स मे बी ड्रॉन टू द थ्री स्फीयर्स। ठीक, सो आई होप आप ये सेकंड डेफिनेशन भी समझ पाए होंगे हमारे रेडिकल लाइन की। ठीक, तो आपके दो तरीके थे जहां से आप समझ पाओ कि आपको यहाँ पे रेडिकल लाइन निकालने को बोलना है। पहला तरीका तो हमने बता दिया कि तीन स्फीयर की इक्वेशन दी गई है, और दूसरा तरीका मैंने आपको इस रेडिकल लाइन की दूसरी डेफिनेशन ही बता दी, तो अब आप क्वेश्चन पढ़ के ही बता सकते हो कि हाँ रेडिकल लाइन ही निकालने को बोल रहा है। ठीक, तो अब आता है कि ये रेडिकल लाइन हमारी हम निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो आइए चलिए इसका हम सोल्यूशन लिखते हैं। देखिए हमारे पास गिवन क्या है, हमको तीन स्फीयर्स की गिवन इक्वेशन गिवन है। ठीक, गिवन इक्वेशन ऑफ थ्री स्फीयर्स। ठीक, हमें तीन स्फीयर्स की तीन इक्वेशन गिवन है, मान लेते हैं हमने यही हमारी इक्वेशन है। ठीक, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2 और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक, तो ये हमने तीन इक्वेशंस मान ली। ठीक है, अब इसके बाद देखिए रेडिकल प्लेन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2।
इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की रेडिकल प्लेन हम लिखते हैं। ठीक है, ये क्या आएगी हमारी, ध्यान से देखिए, S1 माइनस S2 होती है ना। S1 हमारा ये है, S2 हमारा ये है, तो वो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर गया। ठीक, तो यहां पे अगर हम देखें तो हम ऐसा करते हैं, S2 माइनस S1 करते हैं, चीज हमारी सेम ही आएगी, एक ही प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। 4x माइनस 2x आया 2x। ठीक, फिर y 0 है, माइनस 2y आया। ठीक, फिर 4z माइनस 2z तो प्लस 2z, फिर 4 माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये आपका रेडिकल प्लेन आ गया। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 आप कॉमन लेके उधर डिवीजन कर दो तो x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये आपका जो है आ गया। ठीक है, ये आपका कौन सा आ गया, स्फीयर 1 और स्फीयर 2 के बीच का रेडिकल प्लेन की इक्वेशन आ गई है। ठीक, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 2 3 हो चुकी थी, 4 दे देते हैं। ठीक, अब इसके बाद रेडिकल प्लेन 1 और 3 निकाल लेते हैं। ठीक, रेडिकल प्लेन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 की रेडिकल प्लेन हम निकालते हैं। अगर हम रेडिकल प्लेन निकालेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 की, तो वो हमारे पास किस तरह से आएगा, एक्स स्क्वायर से फिर से चला जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक, अब की बार हमारे पास आएगा एक्स 2y माइनस 6y यानी माइनस 4y, 2z माइनस 4z, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6z, 2 माइनस प्लस 4। ठीक है, तो ये हमारा एज इट इज रहेगा, इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 5। ठीक, रेडिकल प्लेन ऑफ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 3 हो गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 की ये रेडिकल प्लेन आ गई। अब ध्यान से देखिए, हमारी जो रेडिकल लाइन होती है वो इन्हीं दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन ही तो होगी, है ना। इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन फॉर्म होगी वही तो हमारी क्या होगी, इन तीनों स्फीयर्स की रेडिकल एक्सिस या रेडिकल लाइन होगी। ठीक, तो हमारी जो रेडिकल लाइन होगी वो क्या होगी, यहां पे लिख लेते हैं, नाउ लोकस ऑफ point from which equal tangents can be drawn to the three intersecting spheres is radical line of those spheres। ठीक, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया, देख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, अब इसके बाद हेंस लोकस ऑफ पॉइंट इज इन नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म, यानी कि लोकस ऑफ द पॉइंट, उन पॉइंट्स का जो लोकस है वो क्या है, नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखा है, यानी लाइन के फॉर्म में है। लोकस ऑफ द पॉइंट इज इन नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म
ठीक, हमारा जो पॉइंट का लोकस है वो कैसे है, नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में है, और वो किस तरह से लिखा गया है, x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 कॉमा x माइनस 4y प्लस 6z प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं कि ये स्ट्रेट लाइन और प्लेन का क्वेश्चन नहीं है। ठीक, तो अगर ये हमारा स्ट्रेट लाइन और प्लेन का क्वेश्चन होता तब हम यहाँ से नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म लिखे हैं। अब हम प्रॉपर तरीका यूज करते कि हम नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म को सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके बाद उसका कार्टेशियन फॉर्म लिखते। ठीक, बट यहाँ पे हमारा ये स्ट्रेट लाइन्स एंड प्लेन्स का क्वेश्चन नहीं है, तो हमें इतना ज्यादा पूरा लिख के प्रॉपर अब की बार दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक, हमको बस यही चीज यहाँ पे दिखाना मेन था कि इन तीनों स्फीयर्स का मतलब ये जो लोकस होगा वो हमारा क्या होगा, इन तीनों स्फीयर का रेडिकल लाइन होगा, वो हमने दिखा दिया है। बस अब हमको हमारे कार्टेशियन फॉर्म में आंसर लाना है। ठीक, तो आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने की तरफ। सो नोट हो गया, चले आगे। ठीक, अब देखिए ये हो सकता है कि जो तरीका आपने सीखा हो स्ट्रेट लाइन्स एंड प्लेन्स में, ठीक, मे भी वो लेंदी हो। ठीक, आप कुछ शॉर्ट तरीका से ही जो है अपनी लाइन की कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक, तो बस वही हम शॉर्ट तरीका यूज करेंगे। अब देखिए आप मानते हो ना कि इन दोनों प्लेन से पास होने वाली एक लाइन होगी, है ना, इस तरह से। ठीक, और वो लाइन कहीं से भी चलते हुए आ रही हो, अगर हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से है, ये ओरिजिन है, ठीक, ये हमारी एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है। ठीक, तो ये जो हमारी लाइन होगी ये हमारे z इज इक्वल्स टू 0 वाले प्लेन को कभी ना कभी तो कट करेगी ही करेगी। ठीक, z इज इक्वल्स टू 0 मतलब कि x और y प्लेन, ठीक है ना, जिसमें हमारा z कोई भी पॉइंट ले तो इसकी वैल्यू y पे कुछ होगी, x पे कुछ होगी, बट z में हमारी इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। ठीक, यानी कि कभी ना कभी तो ये लाइन हमारी ऐसे इस प्लेन xy प्लेन को हमारी कट करके जाएगी ही जाएगी। ठीक, चाहे वो ऊपर कट करे, चाहे वो नीचे कट करे, चाहे वो हमारे इस प्लेन के लेफ्ट में कट करे या राइट में कट करे, बट कट करेगी ही करेगी। ठीक, जब तक वो प्लेन मतलब उन दो उस प्लेन के पैरेलल ना हो। ठीक है, और अगर कट करेगी, ठीक, तो देखिए हमको चाहिए क्या कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के लिए, एक पॉइंट चाहिए उस लाइन पे, है ना, और उस लाइन के अलोंग एक वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उस प्लेन के अलोंग या फिर उस लाइन के अलोंग एक वेक्टर निकाल लेते हैं। तो वेक्टर हम जानते हैं इसकी नॉर्मल वेक्टर और इसकी नॉर्मल वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा। ठीक, तो यहां लिखेंगे हम सो द वेक्टर along the radical line will be, ठीक, जो वेक्टर है हमारी रेडिकल लाइन के अलॉन्ग वो कैसा है, n1 और n2 का क्रॉस प्रोडक्ट। n1 क्या है हमारा, 1 माइनस 1 और 1, और n2 क्या है हमारा 1 माइनस 4 और 6। ठीक, तो वेक्टर अलोंग द रेडिकल लाइन विल बी, उस रेडिकल लाइन के अलोंग जो हमारी वेक्टर होगी वो कैसी होगी, n1 क्रॉस n2 होगा। ठीक, और वो हमारा कैसे आएगा, i माइनस j के, और n2 क्रॉस n1 लिख लेते हैं। ठीक, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, 1 माइनस 4 और 6, ये बस मैं आंसर मैच कराने के लिए कर रहा हूँ वैसे। ठीक है, 1 माइनस 1 और 1। ठीक, तो इसका अगर आप निकालेंगे तो आपकी जो
आएगी वो कितनी आएगी, -2i कैप -5j कैप -3k कैप। और हमने चेंज 2i कैप +5j कैप +6k कैप। ठीक, जब आप जो है इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका +3k कैप आएगा। ठीक, ये आपकी पैरेलल वेक्टर आएगी। ठीक, अब ये जैसे ही आपकी पैरेलल वेक्टर आएगी, इसके बाद आपके पास सबसे पहली चीज क्या आती है कि आपको एक पॉइंट चाहिए अपनी लाइन पे। ठीक, तो जैसे ही अगर आपको पॉइंट की जरूरत है, अब क्या करोगे, अभी मैंने बताया कि अब जो वो वाली लाइन है हमारी, वो हमारी जो है z इज इक्वल्स टू 0 प्लेन को हमारी कट कर रही होगी। ठीक, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारी उस z इज इक्वल्स टू 0 प्लेन को कट कर रही होगी, ठीक, चलिए हम बताते हैं। हम मान लेते हैं, ठीक, लेट अस टेक ए बी ए पॉइंट ऑन आवर लाइन। हम मान लेते हैं कि हमारी लाइन पे क्या है, ए कोई एक पॉइंट है। ठीक, अब अगर हमारी लाइन पे है, इसका मतलब कि ये हमारे इन दोनों प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, अब मान लेते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा कहां पे है, z इज इक्वल टू 0 वाली लाइन प्लेन पे है। ठीक, यानी कि z इज इक्वल टू 0 वाले प्लेन पे। हम जान रहे हैं कि ये जो हमारी लाइन है, ये दोनों प्लेन एक साथ लिखी हुई है, इसका मतलब कि एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, ये लाइन हमारी कौन सी लाइन है, वही हमारी रेडिकल लाइन है उन तीनों स्पीयर्स की। ठीक, अब ये रेडिकल लाइन हमारी कहीं ना कहीं ये z वाले प्लेन से होके पास करेगी, जो कि x और y एक्सेस से मिलके बना है, z इज इक्वल टू 0 वाला प्लेन। ठीक, अब इससे होके पास करे तो मान लेते हैं उस पर अगर कोई पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट का z कोऑर्डिनेट तो हमारा 0 होगा, है ना, उस पॉइंट का z कोऑर्डिनेट 0 होगा। और हमने क्या माना है यहाँ पे, हमने माना है वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या है, a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप। ठीक, यहां पे लिखेंगे एज ए लाइज ऑन द प्लेन। कौन कौन से प्लेन पे लाई कर रहा है, इस प्लेन को अगर हम नॉर्मल वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा r डॉट प्रोडक्ट विथ i कैप -j कैप प्लस a कैप, ठीक, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, ए लाइज ऑन द प्लेन दिस, और कौन से प्लेन पे लाई कर रहेगा, ए i कैप -4j कैप प्लस 6k कैप प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड ऑन r डॉट k कैप इज इक्वल टू 0। ये कौन सा प्लेन है हमारा, z इज इक्वल टू 0 वाला प्लेन है। ठीक, तो हमारा जो पॉइंट ए है, हमने माना कि देखिए पहली बात तो हमारा पॉइंट जो है हमारे उन दोनों लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक, अब अगर उन दोनों लाइन पे लाई कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों प्लेन्स पे तो लाई करेगा ही करेगा। ठीक, बट हम ए को इस तरह से लिए हैं कि वो हमारे इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है। ठीक, जो कि हमने पहले बताया कि कहीं ना कहीं वो लाइन हमारी कट कर रही होगी, और उस कोऑर्डिनेट पे हमारा जो है z 0 होगा। इसका मतलब कि यहां से हमारा क्या निकला, यहां से हमको क्या कंक्लूजन मिला कि अगर हमारा पॉइंट हमारे इस प्लेन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब कि z एक्सेस 0 है, मतलब z कोऑर्डिनेट 0 है। दिस मीन्स एज ए लाइज ऑन r डॉट k कैप इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज a3 इज इक्वल टू 0। ठीक, a3 हमारा क्या है, 0 है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए a3 हमको 0 मिल गया। अब हम एक एक करके सेटिस्फाई कराते हैं इस पॉइंट को, इस प्लेन पे और इस प्लेन पे। ठीक, a3 तो 0 है, तो हमारा ये बचा क्या, a1i कैप प्लस a2j कैप। अब अगर सेटिस्फाई कराएंगे, ठीक, नाउ a will become as a1i कैप प्लस a2j कैप। ठीक,
Now if we satisfy A, now if we satisfies vector A in both the planes, कौन कौन सा प्लेन, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन में, तो हमको क्या मिलता है, A1 i कैप माइनस 4A2 j कैप 0 into 6 into k कैप 0 हो गया प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, और दूसरा हमें क्या मिलता है, वी गेट दिस, एंड दूसरा हमको मिलेगा A1 i कैप माइनस A2 j कैप 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमको ये मिल गया। अब देखिए हमको, सॉरी हमने क्या किया, वेक्टर ए लिया और उसके बाद आर की जगह पे रखा। ठीक, तो आई कैप जे कैप हट जाएगा फिर तो ना, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है क्योंकि ए का, और A3 हमारा 0 है। ठीक, तो अगर हम ए को आर की जगह पे रखेंगे और इस इक्वेशन पे सेटिस्फाई कराएंगे तो हमको ये मिलेगा, और अगर हम ए को इस इक्वेशन पे सेटिस्फाई कराएंगे तो हमको ये मिलेगा। यहाँ से हमको A1 और A2 में दो लीनियर इक्वेशंस मिल गई हैं। ठीक, और A3 की वैल्यू हमको पहले से पता है, तो हम A1 A2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, और A1 A3 A2 की वैल्यू, A1 A2 A3 की वैल्यू हमें पता लग जाएगी, तो हमें एक पॉइंट पता लग जाएगा। हमें पॉइंट पता लग गया, एक पैरेलल वेक्टर पता लग गई, हम अपनी लाइन की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, चलिए आइए देखते हैं। यहां से अगर हम A1 और A2 को कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा कितना आएगा, इसको इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा आएगा A1 से A1 उड़ जाएगा, माइनस 4A2 से ये प्लस माइनस 3A2, और 4 से 1 गया प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो A2 हमारा कितना आएगा, माइनस 3 बाई माइनस 3 इज इक्वल टू 1। A2 हमारा आ गया 1। ठीक, यहीं से अगर हमारा A2 1 आ गया तो A1 हमारा कितना आएगा, ठीक 0 आएगा, A1 हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, और A3 हमारा ऑलरेडी 0 आ चुका है। ठीक, तो हमको अब तीनों अपने पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मिल गए। ठीक, हमारे हमें जो है अपने पॉइंट के तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए। अब देखिए, और हमें पैरेलल वेक्टर भी मिल गई। क्या है हमारी पैरेलल वेक्टर, मान लेते हैं अगर B है तो वो है हमारी 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप, 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, यहां से हम कार्टेशियन फॉर्म तो बहुत आराम से लिख लेंगे। अब नाउ द कार्टेशियन फॉर्म of our radial axis will be, कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा यहां से हमारी रेडियल एक्सिस का, x माइनस A1 कितना है 0, यानी कि कुछ नहीं, डिवाइडेड बाई डायरेक्शन रेशियोज का x कोऑर्डिनेट 2 इज इक्वल्स टू y माइनस A2 कितना है 1 अपॉन में उसका 5 आएगा, इज इक्वल्स टू z माइनस 0 फिर से z अपॉन में 3। ठीक, तो ये आपकी आ गई कार्टेशियन इक्वेशन किसकी, आपकी रेडियल एक्सिस की। ठीक, और ये हो गया आपका सॉल्व्ड एग्जांपल यहाँ पे खत्म, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको। हम एक बार क्वेश्चन 3 लिख के उसको आपको थोड़ा सा ओरल समझा दे रहे हैं। ठीक,
सेम यही चीज करनी है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी, ठीक है ना। ज्यादा क्या दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आराम से सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। तो भी रेस्ट कर दे रहे हैं आप। चलिए, तो हमारे साथ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 113 पे, ठीक। शो दैट locus of point from which locus of point from which the tangent to the three spheres so that the locus of the point from which the tangent to the three spheres, अब वो तीन स्फीयर कौन कौन से हैं आपके, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये याद रखिए आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म दी है स्फीयर की, ठीक। वामा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ठीक। और x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर प्लस z माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आर इक्वल इज द लाइन। फिर से तीन इक्वेशन दी है, यानी कि रेडिकल लाइन ही निकालनी है आपको इन तीनों स्फीयर्स की, ठीक। इज लाइन x बाई 3 इज इक्वल टू y बाई 2 इज इक्वल टू z बाई 1, ठीक। देखिए, अगर आपको ये नहीं दिया होता, ठीक, केवल कहता कि लोकस निकालो, ठीक है, तब भी आप जो है स्फीयर की इक्वेशन को देख के बता सकते हो, ठीक। ये आपका जो स्फीयर है वो आपका ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक। और अगर आप ऐसे नहीं बता पाओगे, मतलब बताने में मुश्किल हो रही है, तो आप देखो यहीं से जो आपकी लाइन है, ठीक, कौन सी लाइन है, जो आपकी रेडिकल लाइन है वो आपकी कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है ना। साफ साफ दिख रहा है इस लाइन को ही देख के, ठीक। अगर आपकी ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, इसका मतलब कि आपके स्फीयर्स भी ओरिजिन से पास हो रहे होंगे, ये संभावना है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। x की जगह पे हमने 0 रखा, क्या आया, 4 आया। y की जगह पे 0 रखा, 4 आया। z की जगह पे 0 रखा, अरे सॉरी, y की जगह पे 0 रखा, 0 आया, 0 रखा, 0। तो 0 तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इस स्फीयर पे। अच्छा, सॉरी, हाँ, देखिए, जब हम s1 माइनस s2 करेंगे इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक। और एंड s2 माइनस s3 करेंगे, ठीक है ना, या फिर s1 माइनस s3 कर लेते हैं, ठीक। जब हम कुछ भी करेंगे इस तरह से आपके रेडिकल प्लेन आएंगे, ठीक। आपके रेडिकल प्लेन जो है ओरिजिन से होके पास हो रहे होंगे। जब आप रेडिकल प्लेन निकालोगे तो आपके रेडिकल प्लेन किस तरह से आएंगे, ऐसे आएंगे कि वो जो है ओरिजिन से होके पास हो रहे होंगे, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे मैं आपको इस तरह से छोटा सा बता दे रहा हूँ कि देखिए, जब आप s1 माइनस s2 निकालोगे और s1 माइनस s3 निकालोगे, गौर से आप देखना इसको, जो भी इक्वेशन बनेगी वो आपके ओरिजिन को, मतलब कि 0,0,0 कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर रही होगी, ठीक। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट मिल जाएगा आपकी रेडिकल लाइन पे, ठीक। रेडिकल लाइन पे आपको एक पॉइंट मिल गया। बस अब करना ही क्या है आपको, इन दोनों मतलब इन दोनों प्लेन्स की नॉर्मल को लेना है, ठीक। और एक पैरेलल लाइन खींच देनी है। वो पैरेलल लाइन मिल गई आपको, वो
पॉइंट मिल गया आपको। अब आप पॉइंट और लाइन से अपनी कोऑर्डिनेट मतलब कार्टेशियन फॉर्म में अपनी इक्वेशन लिख सकते हो। किसकी इक्वेशन लिख सकते हो आप? रेडिकल लाइन की, जिसकी आपको जरूरत है। ठीक, देखिए आप खुद देख के पहचान गए कि एकदम सिमिलर क्वेश्चन है जैसे मैंने करवाया था। ठीक है ना, इससे जस्ट पहले वाला सॉल्व एग्जाम्पल। ठीक, तो ये यहाँ पे खत्म होता है आपका। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। ठीक, ये आपको थोड़ा मजा भी देगा और इसके क्वेश्चंस भी आसान होते हैं और आते भी हैं पेपर में। ठीक, तो अच्छा लगेगा आपको ये सॉल्व करने में। प्लस इसको जब मैं बोर्ड पे समझाऊंगा डायग्राम बना के तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक, उसके बाद लिमिटिंग पॉइंट करेंगे, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक, तो लगभग 8-10 क्वेश्चन होंगे, वो खत्म करके हम जो है यहाँ पे अपना स्फीयर खत्म कर देंगे और फिर हम चलेंगे अपने लास्ट यूनिट की तरफ, मतलब कि 4th यूनिट की तरफ, जो कि हमारा होगा सिलेंडर, कोन्स एंड जनरेटिंग लाइंस। ठीक, 5th यूनिट हम नहीं कवर कर रहे हैं क्योंकि 5th यूनिट हमको भी नहीं पढ़ाया गया। ठीक है ना, और अभी फिलहाल हम सेकेंड ईयर हमारा चल रहा है। ठीक, तो हम थोड़ा सा उसमें बिजी हैं, इस वजह से हमारे पास टाइम भी नहीं है कि हम 5th यूनिट वापस से पढ़ के आप लोगों को पढ़ा दें। ठीक, तो आई होप आप लोग 5th यूनिट कंप्लीट कर लोगे। बाय द वे, जब भी मुझको टाइम मिलेगा, अगर सेकेंड ईयर 3rd ईयर के बाद, ठीक, तो मैं आगे के लिए आप लोगों के लिए जो है ये 5th यूनिट और बाकी की भी जो हमारे रियल एनालिसिस और जो हमारे ओडीई के लेक्चर्स होंगे, उसमें भी जो हमारी लास्ट यूनिट होगी जो हमारे सिलेबस से कर्टेल थी, ठीक है ना, वो मैं पढ़ा के कोशिश करूंगा कि आपकी जो प्लेलिस्ट है उसमें ऐड कर दूं। ठीक, तो फिलहाल अभी तो हमने नहीं पढ़ी है तो हम उसकी नहीं पढ़ा सकते, इसलिए उसको। ठीक, सो आई होप आप समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।